हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। और आज हम लोग इस एपिसोड में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सलूशन के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और उसमें एक सेट आया था 347 सीसी। उसी के सभी प्रश्नों के जवाब आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन सा सेट है? तो सेट आपका कौन सा है? 347 सीसी है। उसी के प्रश्नों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिल रहे हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो ये होता है, सही विकल्प को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इनमें कितने आते हैं? आपके 6 आते हैं। उन 6 में से पहला प्रश्न क्या था? तो पहला प्रश्न ये था कि कौन सा स्टैक्योमेट्रिक दोष नहीं है। पहला प्रश्न था कौन सा स्टैक्योमेट्रिक दोष नहीं है। तो उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक था आपका कौन सा? अंतराकाशी दोष था, दूसरा फ्रैंकल दोष था, तीसरा धातु अधिकता दोष था और चौथा शॉर्टकी दोष था। पहला अंतराकाशी दोष, दूसरा फ्रैंकल दोष, तीसरा धातु आधिक्य दोष और चौथा होता है शॉर्टकी दोष। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टोकियोमेट्रिक दोष में आपका कौन सा आता है? फ्रैंकल दोष आता है और शॉर्टकी दोष आता है, जिनमें शॉर्टकी दोष को ही अंतराकाशी दोष कहते हैं, क्योंकि इनमें धन आयन और ऋण आयन की रिक्तियों के कारण आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो जालक में रिक्त स्थान देखने के लिए, ये नहीं बल्कि वो हो जाएगा फ्रैंकल वाला। फ्रैंकल को विस्थापन दोष या अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो जो फ्रैंकल है इसी का दूसरा नाम अंतराकाशी दोष है। इसका मतलब कि अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल और शॉर्टकी जो होते हैं ये स्टोकियोमेट्रिक दोष के प्रकार हैं या उनमें आपके पाए जाते हैं, जबकि नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष में आपको पढ़ाया गया था कौन कौन से? धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। इसका मतलब धातु अधिक्य दोष या धातु न्यूनता दोष कहीं भी दिखाई देंगे, स्टोकियोमेट्रिक दोष में नहीं आएंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो तीसरा उत्तर होगा। वह कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा धातु अधिक्य दोष। तो कौन सा स्टोकियोमेट्रिक दोष नहीं होता? अंतराकाशी दोष हो जाएगा, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष और धातु अधिकता दोष में से तो कौन सा हो जाएगा? धातु अधिक्य दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न था 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है तो वो देख लीजिएगा। 180 ग्राम कह रहा है तो इसका मतलब आपको W का मान दिया है। W का मान कितना हो गया? 180 ग्राम हो गया। M का मान कितना हो गया? तो M रखेंगे और H2O कितना होता है? 18 होता है। जैसा कि आप जानते हैं N बराबर क्या होता है? W/M होता है। तो W का मान कितना है? 180/10 बराबर कितना मिल जाएगा? तो वो 18 मिल जाएगा। तो इनमें ऑप्शन में आपका कौन सा था? तो इनमें आपके ऑप्शन दिए गए थे, पहला 10 है, दूसरा 100 है और तीसरा 18 और चौथा जो है वो 1 है। पहला 10, दूसरा 100, तीसरा 18 और चौथा 1 है। तो इसका जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जवाब जो होगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 18 आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 में कितने का भाग देंगे? 18 का। गलत हो गया। 180 में 18 का भाग देंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। जो पहले से लिखा गया वही आपका सही था, मतलब कि पहला हो जाएगा आपका इसमें कितना हो जाएगा? 10। हाँ, यही है आपका। इसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो केस दिया था वो कौन कौन सा था? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 2FeCl3 प्लस SnCl2 मतलब 2 अणु हो गए। द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी H2Cl2 जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि जितने भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं सभी के सभी आपके किस पर होते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक पर नहीं बल्कि उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। इसलिए अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे तो उसी अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए शून्य कोटि अभिक्रिया में कौन आएगा? H2+Cl2 जिसके 2HCl हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरा सही होगा, जिसमें आपका जवाब लिखा गया H2+Cl2 2HCl, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा होता है और चौथा प्रश्न है फार्मेलिन जली विलेन किसका है? तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड के 40% जली विलेन को ही फार्मेलिन कहा जाता है। किसके? फॉर्मल्डिहाइड के कितने? 40% जलीय विलेन को फार्मेलिन कहा जाता है। इसका मतलब फार्मेलिन का जली विलेन जो होता है वह किसका होता है? तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड का, जिसमें ऑप्शन आपको कौन कौन सा दिया था? फ्लोरेसीन दिया था,
इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड दिया था, फॉर्मिक अम्ल दिया था, एसिटिक अम्ल दिया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड का होगा। फॉर्मल्डिहाइड कौन सा ऑप्शन था? तो वो बी था। इसका मतलब कि आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आता है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो एमाइड से एमीन बनाना होता है तो आपने पढ़ा होगा हाफमैन ब्रोमो एमाइड विधि। और इसमें क्या होता है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड विधि में हाफमैन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एमाइड से एमीन का निर्माण किया था, लेकिन किसके द्वारा? तो इसीलिए ब्रोमीन और केवेश के द्वारा, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ा था? हाफमैन ब्रोमो एमाइड विधि पढ़ा था। तो इसका मतलब इसमें चार आपके ऑप्शन दिए गए थे, HCl और ZnCl2 था, K2Cl2O7, H2SO4 था, और इसके बाद NaOH और COH का होल ट्वाइस था। इसके बाद क्या था? Br2KVH था। जिसका मतलब कौन सा होगा? तो ब्रोमीन और केवीएच का मिश्रण ही एमाइड को किसमें चेंज करता है? एमीन में चेंज करता है। और यह अभिक्रिया कौन सी थी? हाफमैन ब्रोमो एमाइड विधि थी। किसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो होगा वो ये हो जाएगा, Br2 और KVH। तो ऑप्शन में कौन सा था? तो वो चौथा था। इसके बाद पहले में कौन सा था ध्यान रखिएगा, इसमें पहला धातु अधिक है 200 होता है, दूसरे में कितना आता है? 10 आता है। शून्य कोटि में H2Cl2 2HCl हो जाता है, फार्मेलिन जली विलेन में फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, और एमाइड से एमीन बनाने में Br2 और KVH हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता बताइए। मतलब इसमें आपको संकुलन क्षमता बताने थे। अब संकुलन क्षमता बताने से सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो परमाणु आपका घनीय जालक में रखा जा रहा है वो किस प्रकार की संरचना रख रहा है, किस प्रकार का गुण रख रहा है, कि वह सिंपल क्यूबिक है, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, कि फेस सेंटर्ड क्यूब है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यही से स्पष्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर केंद्र की बात किया गया है। तो जब परमाणु आपके किनारे पर होते हैं, सभी कोने पर होते हैं, तो सिंपल क्यूबिक होते हैं, और जब वही कोना केंद्र पर आकर मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। और जब आपके एक कोई फलक हो वह दो फलकों से जुड़ा होता है तो उसको एब्सिसी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो केंद्र की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा आपका यहाँ पे पाया जाएगा? BCC पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब पाया जाएगा। और BCC के लिए जेड का मान कितना होता है तो आपको बताया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले में आपको सॉलिड स्टेट का वीडियो पढ़ाया गया है, जिनमें आप जाके आसानी से सॉलिड स्टेट चैप्टर के सारे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे भी सकते हैं। और इन सभी आपको वीडियो सॉलिड स्टेट के दिए गए थे उनमें से कितने प्रश्न भी आए हैं आप उसको भी देख लीजिएगा। और जब प्रश्न मिलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा, जिनमें आपका एक प्रश्न ये भी है। तो इनमें क्या था कि BCC के लिए पूछ रहा है, तो BCC के लिए जेड का मान कितना हो जाएगा? तो BCC के लिए जेड का मान जो होगा वह 2 होगा। और यहीं पर आपको त्रिज्या, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए और परमाणु की त्रिज्या निकालने के लिए भी आपको बताया गया था। तो परमाणु त्रिज्या BCC के लिए क्या होता है? R बराबर करड़ी में 3/4 A होता है, और D बराबर कितना होता है? करड़ी में 3/2 A होता है, जो कि D जो है वह दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। चूंकि हमसे क्यों हम R निकाल रहे हैं? क्योंकि यहीं से हमें क्या चाहिए? आपका वो आयतन चाहिए, और आयतन के लिए A कोर की लंबाई चाहिए। कोर की लंबाई परमाणु त्रिज्या से आपको मिल जाएगा। R इक्वल टू क्या होता है? करड़ी में 3/4 क्या हो जाएगा? A। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है R बराबर करड़ी में 3/4 A, या A बराबर 4R/√3 हो जाएगा, और Z बराबर 2 होता है। संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता होगा कि परमाणु जो होता है वह किससे घिरा होता है? चारों तरफ से परमाणुओं से। जो परमाणु उपस्थित होते हैं वह गोले में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब वह गोले का आयतन होगा, मतलब परमाणुओं का आयतन। तो परमाणु के आयतन के बाद एक कोष्ठिका पर उपस्थित परमाणु का आयतन हम ज्ञात करेंगे। जब एक कोष्ठिका पर उपस्थित परमाणु का आयतन ज्ञात करेंगे तो वह घन में चला जाएगा। तो यहां से जो गोले का आयतन हो जाएगा और घन का आयतन हो जाएगा। इसी से आप क्या निकालेंगे? संकुलन क्षमता। तो यहां से संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? तो वो हो जाएगा परमाणुओं का आयतन बटे में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। अब परमाणुओं का आयतन कितना आप रखेंगे? तो एक परमाणु, केंद्र के परमाणु को दो परमाणु विकर्ण के रूप में संपर्क में रखा गया है। इसका मतलब कुल आयतन कितने का निकालेंगे? एक का तो निकाल ही रहे, लेकिन दो और संपर्क में, तो उन दोनों का भी आपको पता चलना चाहिए। इसलिए 2 गुणे में आप परमाणु आयतन रखेंगे, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr क्यूब होता है। इसलिए आयतन कितना रखा जाएगा? 2 गुणे में 4/3 πr क्यूब। और घन का आयतन क्या होता है? A क्यूब होता है। तो A की वैल्यू यहाँ से आपका निकाला गया है, A की वैल्यू 4R/√3 है। तो 4R/√3 का होल क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा 8πr³/3, और ये हो जाएगा 64R³/3√3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 से जो होगा ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। R³ से R³ कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब मिलेगा क्या? पाई बच जाएगा यहाँ पर, और बचेगा ये √3 ऊपर चला जाएगा, π√3 बटे में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके बाद
पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 रख देंगे तो जो आपका अंश होगा वो हर में चला आएगा, जो अंश में जो हर होगा वो हर में आएगा। तो 22/7 पूरे में √3/8 हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.68 आएगा। और यदि इसको परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तुरंत परसेंट में चेंज हो जाता है। तो 0.68 में जैसे ही 100 का गुणा करेंगे वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 68% हो जाएगा। तो ये रहा उस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न होता है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो भारानुसार कह रहा है, इसका द्रव्यमान प्रतिशतता आपको दिया है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर स्मॉल w जो है वो क्या है, विलय का मात्रा है, और कैपिटल W जो है वो विलयन की मात्रा है। तो यहाँ से विलय की मात्रा कितना दिया है, 30 दिया है, और विलयन की मात्रा कितना दिया है, 100 दिया है। कैसे दिया है आइए देख लीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को क्या करते हैं, W/W परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। 30% दिया है तो 30 का मतलब कितना होता है, 30/100 होता है। कंपेरिजन कर सकते हैं, 30 बराबर W हो जाएगा, कैपिटल W बराबर 100 हो जाएगा, इसलिए स्मॉल w बराबर 30 ग्राम। कैपिटल W जो है ये विलयन का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। और यदि आप विलायक का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। यदि वहां से विलायक बराबर लिखेंगे तो विलयन माइनस विलय हो जाएगा। तो विलयन कितना है, 100, विलय कितना है 30, 100 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब ये हो जाएगा कि विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 70 ग्राम हो जाएगी। अब हमें क्या है कि मोल अंश निकालना, मोल प्रभार निकालना तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास विलय और विलायक के मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल M बराबर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M है। जिसमें स्मॉल n जो होता है वो विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल M जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो स्मॉल n जब निकालना होगा तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल w चाहिए, स्मॉल m चाहिए। तो ग्लिसरॉल स्मॉल m हो जाएगा, और स्मॉल w आपको वहां से निकल गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं तो वैल्यू भी निकाला गया है, जिनमें m ग्लिसरॉल, अगर ग्लिसरॉल का अणुभार निकालेंगे कितना आएगा, 76 आएगा, और जल का अणुभार निकालेंगे कितना आएगा, 18। तो m बराबर होता है w अपॉन m, 30/76, 15/38 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 0.394 आ जाएगा। और यदि कैपिटल M निकालना होगा तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, भूल के यहाँ से ध्यान रखिएगा 100 नहीं रखेंगे, क्योंकि विलयन का नहीं बल्कि विलायक का रखना है। इसलिए 100 जो आपने घटा दिए 30 तो वो 70 आ गया, तो 70/18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3.88 हो जाएगा। अब ग्लिसरॉल का मोल अंश या मोल प्रभार चाहिए या अणु भिन्नांक चाहिए, तो स्मॉल n अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल M। यदि यहीं पर जल का मोल प्रभार पूछा होता तो कैपिटल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिखते थे। स्मॉल n की वैल्यू कितना, 0.394 है। स्मॉल n प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितना, 0.394 प्लस 3.88 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.394 बटे में 4.274 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.0921 आएगा। यदि आपका इतना जवाब आया होगा तो आपका उत्तर बेशक ही सही रहा होगा। आगे देख लीजिएगा, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक दीप्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद संभावित 2021 का तीसरा चौथा सेट रहा होगा। वैसे सेट का मुझे नाम तो नहीं ध्यान है, लेकिन ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। ये आप देख भी लीजिए यहाँ पर तो होगा क्या। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहा है, इसका मतलब डेल्टा E0 का मान दिया है। E0 का मान कितना दिया है, 1.1 वोल्ट दिया है। N का मान कितना है, तो N का मान 2 है। कैसे पता चला, तो इस ये अभिक्रिया आपको यहाँ पे कहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना, मतलब इस अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं कितना आयन बन रहा है, तो 2 प्लस के बन रहे हैं। इसका मतलब Cu2+ जो है Cu चेंज हो रहा है, Zn जो है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है। तो N का मान कितना परिवर्तित हुआ, तो 2 परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब N बराबर 2, और इसके बाद E0 बराबर 1.1 वोल्ट, और डेल्टा G मानक दीप्त ऊर्जा का मान निकालना है। तो डेल्टा G 0 आपको निकालना है। तो मानक दीप्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, डेल्टा G 0 बराबर होता है -NFE0। यदि वहीं पर गिब्स ऊर्जा पूछ लेता तो डेल्टा G बराबर होता है -NFE होता है। तो जैसे आप ई सेल की वैल्यू निकालते थे कि ई सेल इक्वल टू होता है EOP प्लस ERP होता है, और यदि E नॉट सेल दे देता है तो E नॉट OP प्लस E नॉट RP कर देते हैं। ठीक वही यहाँ पर भी सूत्र है, जिससे आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा G0 बराबर -NFE0 हो जाएगा। N का मान 2 रखेंगे। F क्या है, फैराडे नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, 96,500 होता है। तो 96,500 गुणे में कितना कर देंगे, 1.1 कर देंगे, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा -212 सैकड़ा हजार 2,12,000
300 जूल आएगा, और 2,12,300 जूल को यदि कुल किलो जूल में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, -212.3 किलो जूल हो जाएगा। तो ये आपका रहा दूसरे प्रश्न के 3 तक पहुंच चुके हैं, क, ख और ग। इसी के जस्ट बाद आप देख लीजिएगा, फिर इसके जस्ट बाद आपको अगले प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न जो था वो आपका था वैद्युत कण संचलन क्या होता है उसको समझाइए। तो वैद्युत कण संचलन जो होता है, जैसा हेडिंग है उसी से उसकी परिभाषा। वैद्युत का मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, कण का मतलब कोलाइडिक कणों के, और संचलन का मतलब होता है गति करना। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों की गति करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जैसा कि विद्युत शब्द का जहां प्रयोग होता है तुरंत वहां क्या आ जाता है, एनोड और कैथोड आ जाता है। जहां पर एनोड जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो वह होता है आपका पॉजिटिव, और जो आपका कैथोड होता है उस पर कौन सा होता है, निगेटिव होता है। इसलिए जब आप विद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कण को रखेंगे, यदि कोलाइडिक कण किसकी तरफ, कैथोड की तरफ गति करते हैं तो उसे धन कण संचलन कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड पर माइनस होगा, इसलिए उसकी तरफ कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा। तो जो प्लस वाला होगा उसको क्या कहेंगे, धन कण संचलन कहेंगे। और विद्युत क्षेत्र में रखे यदि कोलाइडिक कण एनोड की तरफ गति करते हैं तो उन्हें ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि एनोड पर प्लस होता है, इसलिए उसकी तरफ कौन से आवेश के जाएंगे, तो माइनस के जाएंगे। तो वही आपका यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों की गति करने की क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कण कैथोड की तरफ गति करते हैं तो उसे धन कण संचलन कहते हैं, और यदि एनोड की तरफ गति करते हैं तो उसे ऋण कण संचलन कहते हैं। तो ये दो चीजें इसके मूल थे। तो आप यहाँ तक संभावित आपको लिखना चाहिए था, आपने अब कितना लिखा वो मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न होता है कि शॉटकी दोष को चित्र की सहायता से समझाइए। तो शॉटकी दोष क्या होता है, तो इस दोष की खोज सन 1930 ईस्वी में शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो शॉटकी दोष की खोज अगर आपने ये भी लिखा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको इसमें परिभाषा लिखना था। तो मैंने क्या बताया कि शॉटकी दोष की खोज सन 1930 ईस्वी में किसने किया था, शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या बताया कि कोई क्रिस्टल जालक लेते हैं, यदि उसमें धन आयन और ऋण आयन की समान रिक्तियां पाई जाती हैं तो ऐसे क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है, किसी क्रिस्टल जालक में धन आयन व ऋण आयन की समान रिक्तियों के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। और देख सकते हैं ये क्रिस्टल बनाया गया, इनमें धन आयन और ऋण आयन की समान क्या है, रिक्तियां। जो ये रिक्तियां होती है इन्हीं को क्या कहते हैं, होल या छिद्र कहते हैं। तो जैसे ही धन आयन और ऋण आयन यहाँ से निकलते हैं जालक के बिंदु से, वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो होल उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, क्लोरीन की डीकेन विधि द्वारा उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन का सल्फर के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो डीकेन विधि क्या होता है, तो ये होता है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वायु के साथ 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन। कौन कौन, HCl को वायु के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, क्यों रासायनिक समीकरण पूछ रहा था, इसलिए आपको इसमें वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, केवल समीकरण लिखने थे। क्या हो जाएगा, 4HCl + O2 दिस गिव्स में CuCl2 और 450 डिग्री सेल्सियस ताप होगा, जल और क्या बन गया, क्लोरीन। तो यह क्लोरीन की क्या हो जाएगी, उत्पादन का। लेकिन कौन सी विधि है, तो ये डीकेन विधि है। इसके बाद सल्फर के साथ क्रिया पूछता है, बहुत ही आसान समीकरण पूछा था। सल्फर की क्रिया क्लोरीन से कराते क्या बन जाएगा, H2Cl2 बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है वो ये है, उपसंयोजन क्षमता को उदाहरण द्वारा समझाइए कि उपसंयोजन क्षमता क्या होता है। जैसा कि वो शब्द से भी स्पष्ट है, उपसंयोजन क्षमता का मतलब होता है उपसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति या शक्ति। कौन बनाएगा, लिगेंड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। मतलब किसी जटिल यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका उपसंयोजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, किसी जटिल यौगिक में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है वह केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पर आपका उदाहरण भी पूछा था, तो ढेर सारे उदाहरण है, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, बस आपको दिखाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं CuNH3 का होल 4+2 आयन होता है, जिसमें मैंने उसका संरचना रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो चार तरफ से NH3 जो है वो उपसंयोजक बंध बना रहा है, इसलिए उपसंयोजन क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। यदि 6 बनाएगा तो 6
एक्स्ट्रा 2 बनाएगा तो 2, 3 बनाएगा तो 3, जितना आपका होगा उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजक बंध जितना होगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, उपसंयोजन क्षमता हो जाएगी। अगला होता है और ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन व ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज का यदि हम लोग रासायनिक समीकरण लिखना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होगा, हाइड्रोक्सिल का OH होता है और एमीन का NH2 होता है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, NH2OH हो जाएगा। और जैसे ही आप किसी भी एल्डिहाइड या ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में भी क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ही पाया जाता है। इसका मतलब ग्लूकोज का भी जितना रिएक्शन लगभग है सब एल्डिहाइड से मिलता जुलता है, मतलब जितना आपका एल्डिहाइड का गुण होगा लगभग ग्लूकोज में भी वही होगा, कुछ रिएक्शन इनके अलग हो सकते हैं। तो इनमें ये जनरली प्रश्न हो जाएगा कि ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो क्या बनाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, NH2 से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये आपस में लेके H2O के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से H2O बाहर होगा, कहाँ से बाहर होगा, तो ये यहाँ से OH होगा और यहाँ से क्या ले लेगा, H2 ले लेगा और क्या हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। बचा क्या, CH द्विबंध NOH, मतलब CH द्विबंध और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NOH और इसके बाद CHOH का होल 4 होता है, CH2OH होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल आपके हो जाएंगे, जो नाम बनेगा उसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीन होता है। इसके बाद यदि ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन युक्त जल के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण करेगा किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज कर देगा। बस रिएक्शन में क्या चेंज करने थे, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, जो CHO होता है वही किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जवाब हो गया। अगले वाले प्रश्न का जवाब, जैसे इसको देखिएगा फिर अगले प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौथे प्रश्न पर और चौथे प्रश्न में पहला प्रश्न क्या था, तो नष्ट समीकरण तथा नष्ट समीकरण के किसी एक अनुप्रयोग को लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि नष्ट समीकरण क्या होता है। इस समीकरण की खोज नष्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे नष्ट समीकरण कहते हैं। इन्होंने कैसे किया था, तो कोई सेल लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त होने वाले विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उससे प्राप्त होने वाले विभव को अपचयन विभव कहते हैं। तो इन्हें क्रम से किससे प्रदर्शित करते हैं, EOP से प्रदर्शित करते हैं और ERP से प्रदर्शित करते हैं। इनमें EOP का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड होता है और ERP का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। अब इन्हीं विभवों को ज्ञात करने के लिए नष्ट ने एक समीकरण दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। तो नष्ट समीकरण जो प्राप्त हुआ था वह दोनों के लिए था, अर्थात EOP के लिए भी था और ERP के लिए भी था। बस अंतर क्या था, ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए सूत्र में ऑक्सीकरण में माइनस और अपचयन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सूत्र क्या मिलता है, EOP इक्वल टू होता है E0OP माइनस 0.059 log बेस 10 OS अपन RS होता है और ERP इक्वल टू होता है E0RP प्लस 0.059 log बेस 10 OS अपन RS होता है। अब इनमें EOP क्या होता है, तो EOP जो होता है वह ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव है। E0OP जो है वह इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव है। ERP क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव होता है और E0RP जो होता है वह इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव होता है। यह क्या होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। OS क्या है, ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता है और RS क्या है, अपचयित अवस्था में सांद्रता है। तो ये पूरा देख लीजिए इसका। तो क्या लिखा गया है कि इस समीकरण की खोज नष्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा प्रत्येक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण व दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। तो जिस पर ऑक्सीकरण होता है उनके इलेक्ट्रोड विभवों को EOP से और जिन पर अपचयन होता है उनके इलेक्ट्रोड विभवों को ERP से प्रदर्शित करते हैं। जिसे ज्ञात करने के लिए नष्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था जिसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। नष्ट समीकरण क्या था, EOP इक्वल टू होता है E0OP माइनस 0.059 log बेस 10 OS अपन RS होता है और ERP इक्वल टू होता है E0RP प्लस 0.059 log बेस 10 OS अपन RS होता है। अब इनमें EOP क्या होता है, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, E0OP क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, ERP इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव होता है, E0RP जो होता है इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव होता है। N ऑक्सीकृत या अपचयित इलेक्ट्रॉन की संख्या, OS जो है ऑक्सीकृत अवस्था में सांद्रता है, RS जो है अपचयित अवस्था में सांद्रता है।
अब इसके बाद नष्ट के समीकरण के अनुप्रयोग पूछा था कि नष्ट समीकरण का जो हमें प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सेल में एनोड को ज्ञात करने में, सेल में कैथोड को ज्ञात करने में, सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के धारा प्रवाह की दिशा, इसके बाद मानक विद्युत वाहक बल। तीन में से कोई एक उदाहरण आप लिख देते हैं, वह आपका नष्ट के समीकरण का अनुप्रयोग हो जाएगा। तो आप लिखा गया नष्ट के समीकरण का अनुप्रयोग क्या है, सेल का एनोड ज्ञात करने में, सेल का कैथोड ज्ञात करने में, एनोड की अभिक्रिया ज्ञात करने में, कैथोड की अभिक्रिया ज्ञात करने में, रेडॉक्स अभिक्रिया ज्ञात करने में, ऑक्सीकृत अपचयित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने में, मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। अगला प्रश्न क्या होता है, बिस्मांगीय उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। तो बिस्मांगीय उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत जो होता है उसी को संपर्कता सिद्धांत कहते हैं और उसी को दूसरे नाम से जानते हैं अधिशोषण सिद्धांत। तो जो अधिशोषण सिद्धांत था वही आपका बिस्मांगीय अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। क्यों? क्योंकि अधिशोषण सिद्धांत में ठोस उत्प्रेरक को लेके ही यह सिद्धांत दिया गया था। अब ठोस उत्प्रेरक ही क्यों लिया गया था? क्योंकि द्रव और गैस के पास अपना खुद का कोई तल नहीं होता, इसीलिए ठोस उत्प्रेरक के लिए लेके दिया गया था। और यहाँ पर गैसीय अणु आते हैं तो चूंकि उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्था समान नहीं रही, इसलिए बिस्मांगीय उत्प्रेरण में आएंगे। इसलिए इस प्रकार का जो सिद्धांत होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिस्मांगीय उत्प्रेरण सिद्धांत कहेंगे। यदि यहीं पर समांगीय कह देता तो समांगीय में क्या करते, ठोस में ही ठोस पदार्थ आ जाता तो समांगीय उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत हो जाता। तो इसकी खोज किसने किया था, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने सन में किया था, 1833 ईस्वी में किया था। इसका मतलब ये हो गया कि सिद्धांत की खोज सन 1833 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सिद्धांत मुख्यतः ठोस उत्प्रेरकों की व्याख्या करता है और किसी का नहीं, क्योंकि ठोस उत्प्रेरक के पास तल होता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, ठोस उत्प्रेरकों के तल पर गैसीय अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाता है, जिससे ठोस उत्प्रेरक के तल पर अभिकारक अणुओं की स्थानीय सांद्रता का मान बढ़ जाता है। चूंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उत्प्रेरक के तल को छोड़ते जाते हैं तथा यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक अभिक्रिया पूर्ण ना हो जाए। तो यहाँ देख लीजिए कि इस सिद्धांत की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा इस सिद्धांत में ठोस उत्प्रेरक के तल पर गैसीय अणुओं का अधिशोषण हो जाता है, जिससे उत्प्रेरक के तल पर गैसीय अभिकारक अणुओं की स्थानीय सांद्रता का मान बढ़ जाता है। चूंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते जाते हैं और उत्प्रेरक के तल को छोड़ते जाते हैं। तो नए अभिकारक अणु आते रहेंगे और उत्पाद में परिवर्तित होते रहेंगे। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि अभिक्रिया पूर्ण ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर लिखा भी गया है N2+3S2 दिस गिव्स 2NH3 किसके उपस्थिति में, आयरन के। तो आयरन जो होता है वह ठोस होता है, जबकि ये गैस होते हैं और आयरन क्या उत्प्रेरक है और ये अभिकारक अणु इन पर जाएंगे। इसका मतलब अवस्था समान नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, बिस्मांगीय उत्प्रेरण कहलाएगा। इसका अगला प्रश्न होता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर लिखिए। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में अंतर के लिए हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होता है वह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में से प्राथमिक एमीन को अलग कर देता है, जबकि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अगर तीनों को अलग करना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रस अम्ल का। यदि नाइट्रस अम्ल की क्रिया 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और यदि नाइट्रस अम्ल की क्रिया 2 डिग्री एमीन से कराते हैं तो नाइट्रोसामीन मिलता है। और यदि 3 डिग्री से कराते हैं तो अल्कोहल और नाइट्रोसामीन दोनों मिलता है। क्या कहा गया कि 1 डिग्री एमीन होगा तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अल्कोहल देता है, 2 डिग्री एमीन होता है तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोसामीन देता है, और 3 डिग्री एमीन होता है तो वह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देता है, अल्कोहल और नाइट्रोसामीन देता है। तो यहाँ पर समीकरण भी लिखा गया है 1 डिग्री एमीन है, क्या दे दिया, एथिल अल्कोहल। 2 डिग्री एमीन है तो एथिल नाइट्रोसामीन दे दिया, और 3 डिग्री एमीन है तो इसको नाइट्रोसामीन कहते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। इसका नाइट्रोसामीन और एथिल अल्कोहल दोनों प्राप्त होते हैं। इसी में अगला प्रश्न भी आपका है, वह क्या है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। इतना देख लीजिए, फिर इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर।
चौथे का घ आपका प्रश्न आया हुआ था। चौथे के घ में क्या प्रश्न था कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना था, तो वो आपका बनाया गया है कि डीएनए और आरएनए दो पार्ट बना लेंगे, जिनमें डीएनए लिखेंगे तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो मान लीजिए आपसे अंतर ही पूछ लिया है तो डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा का सूत्र क्या होता है, तो C5H10O4 होता है, और राइबोज पेंटोज शर्करा का सूत्र क्या होता है, तो C5H10O5 होता है। इसके बाद जो आपका डीएनए होता है यह द्विकुंडलीय संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है वह एक कुंडलीय संरचना के रूप में पाया जाता है। डीएनए में थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये अंतर रहे किसके किसके बीच, डीएनए और आरएनए के बीच। तो यहां से आइए आप देख भी लीजिए, जिनमें डीएनए क्या होता है, इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसे आरएनए को क्या कहते हैं, इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा पाया जाता है, तो आप देखिएगा इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है, जबकि आरएनए में इसमें राइबोज पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसमें थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, इसमें यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। इसकी द्विकुंडलीय संरचना होती है, जबकि इसमें एक कुंडलीय संरचना होती है। यह स्वयं द्विगुणन कर लेता है, जबकि आरएनए या डीएनए की उपस्थिति में द्विगुणन करता है। यह केंद्रक में पाया जाता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद इसमें उपस्थित डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा का सूत्र C5H10O4 होता है, जबकि इसमें उपस्थित राइबोज शर्करा का सूत्र C5H10O5 होता है। अब इनमें दोनों में अंतर देखेंगे तो किसकी कमी है, यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसमें जो आपका राइबोज शर्करा होता है, दोनों में राइबोज होते हैं, लेकिन इसमें डीऑक्सी लगता है। क्यों डीऑक्सी लगता है, क्योंकि इनमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए C5H10O4 होता है इसका सूत्र। इसका क्या हो जाता है, C5H10O5 होगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको अगले प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो इस सेट में पूरे 7 प्रश्न थे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के जवाब पूरे के पूरे मिल चुके हैं। अब बचे कौन कौन से, 5वां, 6वां और 7वां, जिसका जवाब आपको इसी के दूसरे एपिसोड में मिल जाएगा। मतलब आपको इस सेट के दो ही वीडियोस में आपके पूरे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगले सेट का जवाब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ ही साथ कितने नंबर्स या कितने मार्क्स आप पाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।